इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मेवाड़ का क्या हुआ, और मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां का शासन अपने बेटे को सौंपा था, और बेटे के बाद उसने वहां का शासन जालौर के शासक मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था। सोनगरा के बाद मालदेव के बाद उसका बेटा बनवीर मेवाड़ का प्रशासक बना था, और उस बनवीर को हमीर नामक एक सिसोदिया ने सत्ता से हटा दिया था। हमीर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के पहले शासक थे। ये बात कम्युनिज्म की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हमीर सिसोदिया वंश के पहले शासक थे जो मेवाड़ की गद्दी में बैठे थे, और उसके बाद क्षेत्र सिंह उनके उत्तराधिकारी के रूप में मेवाड़ की गद्दी में बैठे। क्षेत्र सिंह के बाद मैंने आपको जानकारी दी थी कि लक्ष्य सिंह मेवाड़ की गद्दी में बैठे, और लक्ष्य सिंह ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ विवाह किया था, और उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दे चुका हूं कि उस विवाह के क्या परिणाम निकले थे। लक्ष्य सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो मोकल थे, परंतु मोकल इतने शक्तिशाली सिद्ध नहीं हुए मेवाड़ के लिए, क्योंकि मोगल के शासनकाल में मेवाड़ के बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश मेवाड़ के हाथों से निकल गए। दूसरे शब्दों में ये कहूं कि मोगल इतने सक्षम नहीं सिद्ध हुए कि वो मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा कर पाए। उनके शासनकाल में मेवाड़ के ऊपर मालवा और गुजरात का तो आक्रमण हुआ ही, छोटे मोटे जो राज्य थे वो भी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करते रहे। मुगल के समय जो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण हुए उसमें सबसे पहले मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया और गागरौन जैसा महत्वपूर्ण दुर्ग मेवाड़ से छीन लिया। गागरौन का दुर्ग मेवाड़ के हाथ से निकलना काफी महत्वपूर्ण था। मेवाड़ की सीमाओं का ये प्रहरी था, और इस किले का मेवाड़ के हाथों से जाना मेवाड़ के लिए काफी बड़ी क्षति थी। जो मुगल थे वो इस किले को वापस नहीं ले पाए। उसके बाद छोटा सा राज्य नागौर, उसकी भी इतनी हिम्मत पड़ गई थी कि नागौर के मुस्लिम शासक ने भी, जिसका नाम फिरोज था, उसने भी मेवाड़ को पराजित कर दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण बूंदी का जो राज्य था, बूंदी के हाड़ा शासकों ने भी मांडल तक का क्षेत्र जीत लिया था, यानी कि मेवाड़ के सीमाओं से मांडल तक का क्षेत्र बूंदी के शासकों ने छीन लिया था। सिरोही के शासकों ने गौरवाड़ का जो क्षेत्र था उसमें अव्यवस्था पैदा कर दी थी। उसके बाद जो गुजरात का सुल्तान था अहमद शाह, उसने डूंगरपुर, केलवाड़ा, देलवाड़ा के प्रदेशों में लूटमार प्रारंभ कर दी। कुल मिलाके मुगल का शासन हम ये कह सकते हैं कि अव्यवस्था भरा शासन था, अराजकता भरा शासन था। मेवाड़ के राज्य में विभिन्न क्षेत्रों से आक्रमण हुए थे, और मुगल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा कर पाने में बिल्कुल असफल रहे थे। इसी समय जब गुजरात के लुटेरों का सामना करते हुए जब वो जीलवाड़ा के प्रदेश में पहुंचे, यानी कि मुगल जब गुजरात के जो लुटेरे थे उनका मुकाबला करने के लिए जब जीलवाड़ा प्रदेश में पहुंचे, वहां पे जब वो पड़ाव डाले हुए थे, तो उन्हीं के परिवार के दो व्यक्ति, या फिर कहना चाहिए कि दो चाचा, उनका नाम था चाचा और मेरा, इन दोनों ने मिलके मुगल की हत्या करा दी। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। मुगल अक्षम थे, वो मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, और कमजोर मुगल की हत्या उनके परिवार के दो व्यक्तियों चाचा और मेरा ने कर दी। नैन्सी की जो ख्यात है, जो तत्कालीन इतिहास को बताने के लिए हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो बताता है कि मोतकल की हत्या के बाद चाचा ने अपने आप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। मुगल की हत्या के बाद जो चाचा, जो हत्यारा था, उसने अपने आप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया और महबूब पंवार को अपना प्रधानमंत्री उसने बना दिया। परंतु जो मेवाड़ के निष्ठावान सामंत थे, जिनकी निष्ठा की मेवाड़ के वंशजों के प्रति थी, उन्होंने चाचा को अपना शासक नहीं माना। उन्होंने मुगल के बेटे कुंभा को अपना शासक चुना। इस तरह
मेवाड़ के अंदर अब दो शासक हमको नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो हत्यारे हैं जो कि मुगल की जिन्होंने हत्या की थी, दूसरी तरफ मेवाड़ के प्रति निष्ठावान जो वर्ग है उन्होंने कुंभा को अपना शासक बनाया। आखिर में मेवाड़ के जो निष्ठावान शासक थे उन्होंने चाचा वगैरह को मेवाड़ की सीमाओं से भगा दिया और इस तरह मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठ गए। 1433 से लेकर 1468 तक का पीरियड महाराणा कुंभा का है। थोड़ा सुन लीजिए, 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ की गद्दी पर राणा कुंभा गद्दी पर बैठे थे। मैं इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं कि राणा कुंभा के पहले के जो शासक थे, क्या नाम था उनका नाम था मोगल। यानी जो राणा कुंभा के पिता थे राणा मोगल थे। राजवंश कौन सा था उनका? सिसोदिया थे। जो माँ का नाम है वो सौभाग्यवती देवी था। पूरा नाम कुंभा का महाराणा कुंभा या कुंभकर्ण। राज्याभिषेक कब हुआ उनका? 1433 में। और उनकी संतान कौन कौन सी थी? हमको इतिहास के अंदर 3 नाम में हमको मिलते हैं, उदा सिंह, राणा रायमल और एक बेटी रामाबाई या बागीछुरी। ये 3 नाम हमको कुंभा के बेटे या बेटियों के हमको मिलते हैं। कुंभा वो शासक हैं जो एक लंबी चौड़ी उपाधियों के साथ सत्ता में बैठे थे। तत्कालीन साहित्यिक स्रोतों से कुंभा की बहुत उपाधि हमको मिलती हैं। कुंभा के लिए हमको महाराजा धीराज की उपाधि हमको देखने को मिलती है। राव राणा की उपाधि उनके पास है। राणे राय की उपाधि उनके पास है। राजगुरु की उपाधि वो धारण करते हैं। हिंदू सुल्तान की उपाधि उनके पास है और अभिनय भट्टाचार्य की उपाधि उनके पास है। दोबारा सुन लीजिए, गद्दी पे बैठने के बाद कुंभा विभिन्न उपाधियों को धारण करते हैं। वो महाराज धीराज की उपाधि लेते हैं, राव राणा की उपाधि लेते हैं, राणे राय की उपाधि लेते हैं, राजगुरु की उपाधि लेते हैं, हिंदू सुल्तान की उपाधि लेते हैं और अभिनय भट्टाचार्य की उपाधि लेते हैं। डॉक्टर जी.एन. शर्मा बहुत अच्छे इतिहासकार, राजस्थान इतिहास के वो लिखते हैं इन उपाधियों के बारे में कि संपूर्ण गोहिल वंशी शासकों में कुंभा या कुंभकर्ण ही एक ऐसे शासक हैं जो अपने अनेक गुणों और विशेषताओं के प्रतीक विरुद्धों से विख्यात हैं। यानी कि कुंभा ही एक ऐसे शासक हैं मेवाड़ की वंशावली में जो अपने गुणों के कारण अनेकों उपाधियों को वो धारण कर रहे हैं। इतनी उपाधियां शायद संभवतः मेवाड़ के किसी और राजवंश के लिए हमको दिखाई नहीं दे रही, ऐसा जी.एन. शर्मा का या गोपीनाथ शर्मा का कहना है। अब कुंभा की जानकारी हमको कहां से मिलती है? जब हम किसी शासक के बारे में बात करते हैं तो सब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उसके बारे में कौन कौन सी स्रोत हमको उस राजा के बारे में बताते हैं, किन किन स्रोतों से उस राजा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कुंभा के बारे में हमको बहुत स्रोत मिलते हैं। कुंभा के हमको करीब 60 अभिलेख मिले हैं। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में अभिलेख कुंभा के बारे में हमको सूचना दे रहे हैं। कुंभा की उपलब्धियों के बारे में हमको कोई बहुत बड़ी तादाद में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो एकलिंग महात्म्य है, जो कुंभा की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि एकलिंग महात्म्य का जो अभिलेख है वो कुंभा के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दूसरा, रसिक प्रिया, ये जयदेव के गीत गोविंद की टीका है। रसिक प्रिया जयदेव की गीत गोविंद की टीका है और इसमें कुंभा की उपाधियों की जानकारी हमको मिलती है। कुंभा ने जो विभिन्न उपाधियां धारण की हैं उन उपाधियों की जो जानकारी है हमको रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है, वो नामदेव मंदिर जो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर है, वहां की चट्टान पर अंकित है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसमें कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमको सूचना मिलती है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ अभिलेख है जो महेश नामक विद्वान ने लिखा है। इसमें कुंभा की मालवा और गुजरात की विजयों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके अलावा कुछ फारसी ग्रंथ हमको कुंभा के बारे में जानकारी देते हैं। ये मैंने आपको कुंभा की प्रारंभिक जो जीवनी है उसके बारे में आपको बताया है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, मैंने सबसे पहले कुंभा के जो पिता थे उनकी कमजोरियों के बारे में बताया था कि मोगल के शासनकाल में ये मेवाड़ इतना कमजोर हो गया था कि मालवा और गुजरात और नागौर जैसे शासक बार बार मेवाड़ की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप कर रहे थे। जो आसपास के जो हिंदू राज्य थे, विशेष रूप से बूंदी और सिरोही के, उन्होंने भी मेवाड़ की सीमाओं को कमजोर किया था, मेवाड़ की सीमाओं को छीना था। और गुजरात का जो अहमद शाह था उसने भी डूंगरपुर, केलवाड़ा और दिलवाड़ा के जो प्रदेश थे वहां भरपूर हस्तक्षेप किया था। और आखिर में
इस कमजोर शासक की उन्हीं के परिवार के 2 व्यक्ति चाचा और भेरा ने हत्या कर दी थी। और इस तरह एक बड़ा अराजकतापूर्ण शासनकाल जो मोकल का था वो खत्म हुआ था। और मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर राणा कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठे थे, जिनकी उपाधियों के बारे में और उनके इतिहास के स्रोतों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगले वीडियो में कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इन सारी की सारी बातों की मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।